नमस्कार। जीवन रंग उषा संग पटल पर अपनी बात सबके साथ कहने आ रही हैं हमारी समकालीन हिंदी साहित्य की प्रख्यात प्रतिष्ठित कथाकारा एवं व्यंग्य लेखिका डॉक्टर सूरीबाला लाल जी। डॉक्टर सूरीबाला जी, आपका इस पटल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद उषा जी। तो सूरीबाला जी, तो सर्वप्रथम दर्शकों में आपका परिचय सूरीबाला जी से करवाना चाहती हूँ। और हाँ, आज होली है, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। तो होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम चलते हैं सूरीबाला जी के परिचय पे। तो आपने काशी विश्वविद्यालय वाराणसी से रीति काव्य में पीएचडी किया है। समकालीन कथा लेखन व्यंग्य साहित्य में आपका लेखन अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखता है। अब तक प्रकाशित 6 उपन्यास, 18 कथा संग्रह और 10 व्यंग्य संग्रहों के अतिरिक्त डायरी संस्मरणों पर भी आपने अपनी कलम चलाई है। समाज, परंपरा, आधुनिकता एवं उनसे जुड़ी समस्याओं को सूरीबाला जी एक खुली, मुक्त और नितांत अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करती हैं। उसमें न अंधश्रद्धा है, न एकांगी विद्रोह। और आपकी कहानियां और व्यंग्य रचनाएं कक्षा 8 से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर तक उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष इनका जो नया उपन्यास आया है, कौन देश को आवासी, वेणु की डायरी, पाठकों और आलोचकों में विशेष रूप से प्रशंसित एवं चर्चित है। और इनकी पहली रचना इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में बांसुरी शीर्षक से कविता लिखी थी। उसके बाद प्रारंभिक लेखन में बचपन और किशोर वय की कई रचनाएं हैं जो आज साप्ताहिक के साहित्य परिशिष्ट में प्रकाशित होती रही हैं। बचपन एवं किशोर वय की रचनाएं भी है। और उसके बाद पहली जो प्रकाशित इनकी कहानी है वो सारिका थी। उसके बाद में व्यंग्य लेखन धर्मयुग, और इनके जो संधि पत्र, मेरे संधि पत्र नामक जो पुस्तक है, उसका तो धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशन भी हो चुका है। इनके प्रकाशित कृतियों की सूची इस प्रकार है: मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी, दीक्षांत, कौन देश को वासी। कहानी संग्रहों में एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर ग्रह प्रवेश, कात्यायनी संवाद, गोरा गुणवंती, गैर हाजिरी के बावजूद, एक टुकड़ा कस्तूरी, और इनकी श्रेष्ठ कहानियां और ऐसे कई और संग्रह भी सम्मिलित हैं। व्यंग्य संग्रह में अजगर करे न चाकरी, धृतराष्ट्र टाइम्स, देश सेवा के अखाड़े में, भगवान ने कहा था, पत्नी और पुरस्कार, इस हमाम में, आदि कई ऐसे व्यंग्य संग्रह भी हैं। स्मृति कथा संस्मरण में अलविदा अन्ना विदेश संस्मरण में सम्मिलित है। बाल साहित्य झगड़ा निपटारक दफ्तर, इनके कई कथा संग्रह और उपन्यास भी विभिन्न भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं। उनमें से एक है कथा संग्रह द गर्ल विद अनशेड टीयर्स, अंग्रेजी में हुआ है। जर्मन में बाऊजी और बंदर, दादी और रिमोट क्रॉसिंग हुए हैं। मराठी में यामिनी कथा और मी शिवा, मेरे संधि पत्र, वेणु का नया घर, ऐसे कई इनके जो रचनाएं हैं विभिन्न भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर शब्द शब्द मानुष गंध नाम से इनकी रचनाशीलता पर पुस्तकें और संपादित ग्रंथ हैं। सूरीबाला जी का सृजन संसार, सूरीबाला साक्षात्कार के आईने में, और शीघ्र ही प्रकाश होने वाली रचनाओं में प्रमुख है बहनों का जलसा, प्रतिनिधि कहानियां, हिंदी साहित्य और पति, और अन्य कई ऐसे। अच्छा, इसमें से इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उन पर धारावाहिक भी बन चुके हैं, फिल्मों में भी उनका उपयोग किया जा चुका है। उनमें से कुछ प्रमुख है न किन्नी न एवं सौदागर दुआओं के, एक कहानी, पलाश के फूल, सबको पता है, रेस, निर्वासित, इत्यादि इत्यादि। और सजा याफ्ता कहानी पर बनी टेलीफिल्म को 2 पुरस्कार भी मिले हैं। और इनके रचना पाठ और साक्षात्कार देश विदेश में कई जगह हुए हैं, जिनमें से कोलंबिया विश्वविद्यालय, वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय, नेहरू सेंटर, न्यूयॉर्क,
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सेंटर, बहुत कुछ इनके कई बार दूरदर्शन पर और कई विभिन्न संस्थाओं ने इनका साक्षात्कार किए हैं जो YouTube पर अवेलेबल है। और ऐसी कई कुछ इनकी रचनाएं हैं, तो समय समय पर इनकी चर्चाओं का, कथाओं का, उपन्यासों की चर्चा आयोजित की जाती रही है। और अब जो इनकी जो मेरे संधि पत्र जो उपन्यास है इनका फिर से पाखी नामक पत्रिका में जुलाई अंक से इस कालजयी कृति का पुनः प्रकाशन हो रहा है। ये बहुत ही विशिष्ट बात है। और इसी तरह इनकी जो उपन्यास पे केंद्रित वेणु की जो डायरी है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी पर संगोष्ठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय पर हो चुकी है। और इनके पुरस्कारों की संख्या तो बहुत ही लंबी है। प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास पुरस्कार, दक्षिण भारत प्रचार सभा, नागरी प्रचारणी सभा, हरिशंकर परसाई पुरस्कार, स्मृति सम्मान, जीवती फाउंडेशन का साहित्य गौरव सम्मान, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, महाराष्ट्र साहित्य हिंदी अकादमी का सर्वोच्च जीवन गौरव पुरस्कार, हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार, शरद जोशी प्रतिष्ठा पुरस्कार और स्त्री शक्ति सम्मान एवं महाराष्ट्र दिवस पर राज्यपाल द्वारा राजभवन में सम्मानित, और शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत भारती नई धारा का उदयराशि स्मृति शीर्ष सम्मान आदि से ये सम्मानित हो चुकी हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सूर्यबाला लाल जी जुड़ी हुई हैं। ये बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं और इनका सृजन भी एक बृहत रचना संसार है जो हम सब आज इनसे चर्चा करके उसके बारे में जानेंगे कि इनके रचना संसार में कैसे लिखती हैं, क्यों लिखती हैं, इसके पीछे क्या भावना छुपी है। तो आदरणीय सूर्यबाला जी, मैं आपसे साहित्य संसार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी। आशा जी जुड़ चुकी हैं, आशा पांडे ओझा जी, और भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्वप्रथम आदरणीय सूर्यबाला जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जो हर विधा में, साहित्य की कोई विधा शायद आपसे छुटी नहीं है, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, संस्मरण हो, क्या कुछ आपने नहीं लिखा है। तो आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हमें परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। बहुत कुछ आपने कह दिया। जब आप पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा संकोच लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ये कोई और सूर्यबाला है क्या, क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैंने कुछ किया है। कुछ लिख गया तो लोगों ने पढ़ लिया, अच्छा लग गया। बचपन में लिखा, अनायास लिखती चली गई। पिता को शायरी करते सुना था, बड़ी बहन मुझको कहानियाँ सुनाती थी, तो एक घर में ऐसा माहौल सा था और घर में नोक झोंक और खूब इस तरह की हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं, विनोद प्रियता, ये सब कुछ था। तो शायद ये सारी खाद पानी थी कि लिखने लगी। और एक बहुत बड़ा अंतर मेरे और दूसरे में ये था कि मैंने बहुत संपन्न बचपन देखा, बहुत संपन्न। और मैंने हमेशा कहा कि हम बड़े नाजो प्यार में पाले गए, शहजादियों की तरह। और हमें ज़रा भी मतलब लड़की लड़के का कोई भेद नहीं था, जिसे लेकर आज इतनी बड़ी बड़ी आंदोलन चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। हमारे तो ऐसा कुछ नहीं था। बच्चियां हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, फूल सी बच्चियां हैं। शादी ब्याह और ससुराल वगैरह का कोई झंझट कुछ नहीं। पढ़ो गाओ तो जो चाहे वो करो। एक बहुत सुंदर बचपन था। ये फिर मेरे पिता नहीं रहे थे तो हमने बहुत विपन्नता और बहुत अभाव झेला था। और मैंने कहा है कि हमने सारी उम्र उस समय तक, जब तक हम अभाव और विपन्नता में थे, मेरी माँ का ऐसा व्यक्तित्व था। ये मैं माँ के व्यक्तित्व की बात इसलिए कह रही हूँ, माँ के व्यक्तित्व की बात, बहन की व्यक्तित्व के बाद, कि लोग अक्सर अब मुझसे पूछते हैं कि सूर्यबाला जी, आपको ऐसी स्त्रियां कहाँ मिली, आपको ऐसे स्त्री चरित्र कहाँ मिले।
और क्या जी, इतना जीवन में संभव है? तो उषा जी, मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे जीवन में इससे भी बड़ी और इससे भी बड़ी स्त्रियां आई हैं, और मैंने उन सबको उस रूप में नहीं लिखा कि लोग समझें कि ये अतिशयोक्ति, अतिरेक कर रही। तो ऐसे बचपन के बीच लिखना चलता रहा, और कभी मैं आपके दर्शकों को जो भी हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ, बहुत अपना प्यार भेजती हूँ, होली की शुभकामनाएं भेजती हूँ। तो मैंने कभी किसी महत्वाकांक्षा की तरह कुछ लेखिका बनने की कोशिश नहीं की। अभी भी जब आप लोग कहती हैं तो लगता है कि लेखिका हूँ, कह रही हैं तो होंगी। वरना जैसे आप सब घरबारी लोग हैं। और एक बात और मैं कहती हूँ कि मेरे और मेरे पढ़ने वालों में एक ही अंतर है। जी, मैं जो महसूस करती हूँ उसे लिख देती हूँ, और लिख जी, कर उनको थमा देती हूँ, सही और है। वो मेरी रचनाओं में अपने आप को पाते हैं। शायद इसीलिए इस तरह मेरे पाठक मुझसे जुड़े रहे। आप शायद राजस्थान की हैं। जयपुर के एक कार्यक्रम में मंच पर से एक महिला ने कहा, कभी जी, नहीं भूलती वो बात, कई बार कहा है मैंने, कि हुँ, सूर्यबाला जी को नहीं मालूम कि मैं कितने वर्षों वर्षों से उनके साथ हूँ, उन्हें पता भी नहीं होगा। मैंने उनको कहा कि अगर आप मेरे साथ न होती, मतलब इतने बड़े पाठक, तो मैं कभी लिख नहीं पाती। आप ही लोगों ने लिखवाया है, और आप ही को सही, मैंने समर्पित। सही है, सही। ये आपकी क्या कहना चाहिए कि एक सादगी है जो आप इस तरह ऐसा सोचती हैं, क्योंकि आपका जो लेखन है और आप जिस तरह का लेखन करती हैं, उसको पाठक ही अधिक अच्छी तरह हाँ। बता सकते हैं। जी, सही कहा। आप अपनी पीढ़ी की जो लेखिकाएँ जो भी रही हैं, जी जी। उनमें हास्य व्यंग लेखिका के रूप में आपने बहुत प्रतिष्ठा पाई है। कुछ चर्चित हास्य व्यंग लेखन के बारे में हमारे दर्शकों अ, को बताएँ? हास्य व्यंग्य लेखन के बारे में बस यही कहना है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, दो बातें हर इंटरव्यू साक्षात्कार में, कि आपको जब लेखन में, कहानी उपन्यास में इतनी प्रतिष्ठा मिल चुकी थी, तो फिर जी, आपको व्यंग्य लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो हम हुँ, लेखन आवश्यकता महसूस करके नहीं लिखते। हमारी कलम, हमारी बेचैनी, हमारी विकलता, हमें अपने आप को व्यक्त करना है। हम हमें अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी शेयरिंग करनी है। चारों तरफ जो कुछ, बहुत कुछ बदशक्ल, विरूपता, हुँ, विसंगतियाँ चल रही हैं, हम उन्हें उनके उनके उनका प्रतिरोध करना है। तो प्रतिरोध व्यंग्य में हुआ तो व्यंग्य में कर दिया, क्योंकि परिवार में भी व्यंग्य था, हास्य व्यंग्य था, व्यंग्य में कर दिया। और बहुत करुण अवसादी हुआ तो कहानी में चल गया। तो इसी तरह हमने व्यंग्य, मैंने, और एक और मजेदार बात आपको बताऊं, कि मैंने जी, जब व्यंग्य में लिखती थी पहले, मैं ये नहीं जानती थी कि ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये साहित्य की किस विधा में आएगा। बाद में जब शरद जोशी को पढ़ा, परसाई जी को पढ़ा, त्यागी जी, शिला, तब लगा, करे यही तो मैं भी पढ़ती हूँ, तो वो यही मैं भी लिखती हूँ। तो व्यंग्य मैंने, पहली कहानी जो आपने पढ़ा, अपने परिचय में की, सारिका में, जीजी, और पहला व्यंग्य मेरा वो धर्मयुग में पहला ही व्यंग्य आ गया, जी, 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 अवश्य, शीश अवश्य। पत्रिका। तो हाँ, तो फिर मैंने, आपने मुझे, जी, इतनी छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया तो आपको विधा का पता नहीं था, वो तो बाद में पता चला, लेकिन आप जी में वो प्रतिभा थी कि आप जी किसी बात को व्यंग के रूप में लिख सकें, प्रकट कर सकें। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके अब तक 18 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, आप इनके बारे में थोड़ा-सा हमें कुछ बताएँ, कहानी संग्रह के बारे में इनके कुछ बारे में खास? यही है थोड़ा सा, कि जैसे जी, प्रारंभ से मेरे अंदर ये रहा है कि जिस जो ट्रेंड चल रहा है, साहित्य में भी एक ट्रेंड चलता है, एक फैशन चलता है, एक विमर्श का वो चलता है, तो जो सब, और उस तरफ सब लोग वही लिखना शुरू कर देते हैं, वो मुझे हुँ, रास नहीं आता है। वो मेरी कलम उलटवासी, जो सब लिख रहे हैं उसको, हुँ, मतलब एक होता ना, बहुत हो गया कुछ और। तो मैंने लीक से उससे आउट अलग, मैंने कभी भी सिर्फ स्त्री केंद्रित लेखन नहीं किया है। उस समय महिला लेखिकाओं से ये की जाती थे, ये इस तरह का, कि वो महिला, मतलब घर आंगन पर, और महिलाओं की समस्याओं से, महिलाओं की, वो मैंने नहीं किया है। मैंने, मेरे देखिए उपन्यास दीक्षांत शिक्षण संस्थाओं पर है,
शिक्षण संस्थाओं में आ रही उस पर, तो उसमें स्त्री चरित्र नहीं है। मेरे संधि पत्र जो पहला उपन्यास आपने कहा धर्मयुग में, जिससे कि मैं घर घर में पहुंच गई और जो 12 किश्तों में धर्मयुग में आ गया, मेरे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ईश्वर मुझे आपसे आप, मेरी कलम मुझे आपसे आप मेरे पाठकों तक ले जाती गई। तो उसमें स्त्री शिवा है, और शिवा ऐसी स्त्री चरित्र है कि स्त्री की आंतरिक संवेदना, जी और उसमें बहुत सी बातें हुई। जैसे कुछ ने कहा उस समय, कह रहे ये स्त्री तो सिर्फ समझौता करती चलती है, ये स्त्री प्रतिरोध नहीं करती, विद्रोह नहीं कर, अपनी स्थितियों से विद्रोह क्यों नहीं करती। और मेरी स्त्री, मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मेरी स्त्री मुखर और बड़ी ऊंची ऊंची बातें नहीं करती है, वो बड़ी संवेदनशील होती है, लेकिन वो गलत को नहीं स्वीकारती है बस। तो मेरी स्त्री उसमें, और लोग ये नहीं देखते हैं कि विरोध करने की स्थितियां तो होनी चाहिए ना। सही शिवा है। का पति, शिवा के पास 2 सौतेली बेटियां हैं, वो बहुत प्यार करती हैं उसको, पति प्यार करता है। तो पति सिर्फ बहुत संवेदनशील नहीं है, उस तरह की का कविता कहानी वाला नहीं है, पेट्रोल पंप का मालिक है, तो खाली लेकिन प्यार करता है, सुरक्षा देता है। तो एक संवेदनशील लड़की किसके क्या किस लिए विरोध करे कि नहीं तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो। तो ये जो चीजें है ना, हम बताएं हमारी समीक्षा में, हमारी आलोचना में लोगों ने चश्मे लगा रखे हैं, उन्हीं चश्मों से देख देख कर, नाप नाप कर, तौल तौल कर, और बाद सही। में वही लोग अब कह रहे हैं कि कालजयी रचना है, ये तो मास्टरपीस है अपने समय का, और आपने जी कैसे लिखा। तो छोटी छोटी चीजें हैं ये विषय। जी, वास्तव में मेरे संधि पत्र तो इतनी चर्चित है, इतने ज्यादा इसको लोगों ने सराहा है, पढ़ा है, और वास्तव में कालजयी है, क्योंकि वो हर समय प्रासंगिक रहेगी, जिस तरह से आपने हाँ, उसे तेईस लिखा। देखिए 43 साल हो गए, जी 43 साल हो गए, और नई पीढ़ी भी पढ़ के उस पर प्रश्न उठा रही है। प्रश्न उठाए तो भी ठीक है, प्रश्न उठाया जा रहा है, ये भी ठीक है। और मैंने कहा कि ठीक है, एक स्त्री है, स्त्री के बारे में बात करने के और रास्ते खोल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वही तो बात है कि जो आपको कुछ सोचने पे, पूछने पे मजबूर करे, तो वही तो लेखन जी की सार्थकता होती है। पढ़ लिया ठीक है, कहानी की तरह पढ़ लिया, छोड़ दिया। जब तक आप उस आपके दिमाग पे जोर डाले जी, कोई चीज, जो सोचने को, आपको पूछने को। बेचैन करे। जी, सही तो सही, लोगों तो ने, आप वही है। सोचिए, हाँ, एक पुस्तक पढ़ के, एक उपन्यास पढ़कर कोई पाठक मुझे लिखता है कि सूर्यबाला जी, शिवा कहीं मिले, इसकी नायिका शिवा का नाम है, शिवा जी कहीं जी। मिले तो उन्हें मेरा प्रणाम दीजिए। तो सी मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। नहीं, मतलब वो उसको एक वास्तविक जीवन का एक मतलब अंग मानते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है, वो ऐसा शिवा हुआ है, वास्तव में। ऐसा है। और उसका चित्रण हाँ, ऐसा है कि उसमें वो वास्तविकता झलक रही है कि हाँ, वास्तव में जी शिवा नामक कोई पात्र रहा है। बहुत बहुत ही विशिष्ट बात है ये। और आपका अभी कुछ ही समय पूर्व बहुचर्चित बृहत उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी आया है, जी और इसके बारे में दर्शकों को बताएं, और यदि आपके पास उपलब्ध है तो इसकी एक दिखा भी दें, तो हमारे जी, दर्शक मेरे देख पास है। सकें। हाँ, मैं पहले जी मेरे संधि पत्र दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे जी, बहुत संधि खुशी है, पत्र अवश्य गर्व है जी कि जी 43 साल बाद इसे राजकमल प्रकाशन ने, और मुझसे कहा जी। कि देखिए मैंने बड़े अच्छे आर्टिस्ट को बुलाकर और इसका कवर बनवाया है। तो ये बहुत मेरे सुंदर, संधि पत्र बहुत सुंदर। 43 साल बाद, सोचिए, ये इसकी बहुत यात्रा है। सुंदर। और ये है और कौन देश को वासी। अरे वाह वाह, हाँ, ये, अवश्य, जैसे ही हाँ मौका मिलेगा मुझे हाँ, ये भी पढ़ने। राजकमल प्रकाशन से आया है। जी लेकिन जी देखिए, इस उपन्यास में यही है, बहुत पहले मेरे पास, मेरे घर कोई आए थे। वैसे मेरे जी घर बहुत कम लोग आए हैं, आपको बताऊं। मैंने रचनाकारों का जीवन नहीं जिया है। मैंने एक आम घरेलू महिला का लेखन जिया है, जरा भी मेरे घर में, क्योंकि एक अलग तरह की ही वो लेकर मैं चली हूँ शुरू से, प्रारंभ से। मुझे 20 साल लिखते हो गए थे, और मैं अपने समय की चर्चित लेखिका मानी गई थी। तब तक मैंने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था, नहीं गई थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस कौन देश को वासी से पहले मैंने करीब 20 साल पहले एक उपन्यास लिखा था, यामिनी कथा। ओ जी ये जी जी। एमए के कोर्स में भी था। हाँ तो जी। यामिनी कथा जब मैंने लिखा, तो एक बड़े विद्वान मेरे पास ऐसे आए थे, उन्होंने कहा
क्योंकि सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे थे यामिनी कथा की, जी और जी। इसको आपका बंटी के बाद की कड़ी मान रहे थे। अच्छा जी, क्योंकि हाँ जी। आपका बंटी में बंटी 4 साल का रहता है, उसकी मन्नू माँ दूसरा भंडारी विवाह करती है, और जी जी यामिनी कथा में जो यामिनी है वो अपने 14 साल के बेटे पुतुल को से पूछ कर दूसरा विवाह करती है, और प्रेम विवाह नहीं। उसके हम्म समय प्रस्ताव आता है निखिल का, दूसरा विवाह करती है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, पुतुल की सुरक्षा की दृष्टि से। तो हम्म, ये यामिनी कथा की सब जगह प्रशंसा हुई, लेकिन एक ने मुझसे कहा कि सूर्यबाला जी, अब एक ऐसी कृति लिखिए जिसमें आप अपने आप को झोंक दीजिए। वो शब्द मुझे हम्म, याद है कि आप अपने आप को झोंक दीजिए, जितना हम्म, कुछ आपको कहने को है रुकिए नहीं, कह जी जाइए। तो खैर उन्होंने कह दिया था, बस बात में ये थी। और एक बात रविंद्र कालिया जी ने कहा था कि मैं अच्छा आपका बहुत प्रशंसक हूँ। हमने कहा आप और मेरे प्रशंसक? तो कहने लगे प्रशंसक इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि कभी भी आपसे कोई बहुत बड़ी रचना मिल जाएगी। तो उस समय बल्कि सही। थोड़ा मुझे खराब भी लगा था कि अच्छा, मेरे संधि पत्नी को बड़ी रचना नहीं लग रही है। और मैंने बड़ी छोटी तो सोचती नहीं है, हम तो कलम के हम्म, गुलाम हैं, हम तो कलम के गुलाम हैं। तो मैं जी उसी बीच में मुझे कई बार, मेरा बेटा अमेरिका में रहता था, उसके पास जाना पड़ा, क्योंकि सामान्यतः ये अपने भारत के जो माता पिता हैं, जब उनके बच्चे जी बाहर जाते हैं और उनके बच्चे पैदा होते हैं छोटे, उनको जी पालने की समस्या आती है। और फिर मेरी बहू डॉक्टर, वहाँ का जी यूएसएमएलई किया था, तो उसकी जी बच्ची को, तो हमने कहा बेटा हम हैं। मैंने लेखिका अपने को माना ही नहीं, और जी मैं 6 महीने के लिए गई उसके पास। तो एक एक हर 1 साल 2 साल पे हम हमारा अमेरिका जाना हुआ जाना होता अपने था। बच्ची को देखने के लिए। फिर वो जी बच्ची जी 4.5 साल की हुई, जो आपने कहा अलविदा अन्ना, जब साढ़े अलविदा चार अन्ना, वर्ष जी की जी। हुई तब तो हमने उसके साथ हमारी बाकायदे मुठभेड़ हुई, एक हम्म, दादी की, भारतीय दादी की, और एक अमेरिकन लड़की, अमेरिकन भारतीय लड़की की। तो वो तो जी अलग बहुत ही दिलचस्प खिलंदड़ी रचना है। जी जी उसके जी बाद मैं लगातार बड़ी होने पर जब जाती रही अमेरिका, तो मैंने अमेरिकी समाज को देखा उषा जी। जी और अमेरिकी समाज को मैंने जितना जितना देखा, अपने बेटे के घर के माध्यम से, बेटे के दोस्तों के माध्यम से, साहित्यिक समारोह में मैं नहीं गई, वहां तो सिर्फ साहित्य चलता है और जी कागजी चीजें चलती हैं। मैं तो लोगों के घरों में और जिन लोगों से मिली जुली, देखते देखते मुझे लगा कि जिन चीजों के पीछे, जिस संस्कृति के पीछे, जिस जी आधुनिकता के पीछे हम अंधों की तरह दौड़ रहे हैं, गांधारी की तरह दौड़ रहे हैं, सही है। और जो हमारा निम्न मध्य वर्ग है और मध्य वर्ग है और उच्च वर्ग है, उन सबके अपने अपने कारण हैं। ये हम्म, क्या चीज है? क्या सिर्फ पैसा ला रहा है? हमारा हीनता बोध हमें वहां ले जा रहा है। सही हम कहा बिल्कुल। भारतीयों को अपनी चीजों पर, अपनी भाषा पर, अपने पहनावे पर, अपनी बोलचाल पर, अपने खाने पर, मैं कहती हूँ कि हम एक ऐसी दरिद्र जाति, एक ऐसी दरिद्र हमारी बताइए है कि हमें अपनी चीजों पर, और कहते तो अतीत की बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, सही अपनी है। अतीत की ग्लोरी की, लेकिन वर्तमान को लेकर हम हमेशा जो कहते हैं ना, जो विदेशी वही बोलना खाना। और उसमें बुरा नहीं है, आप सब कुछ सीखिए, पश्चिम से सब कुछ सीखिए जो उनकी अच्छी बातें। सही है। हमारा वो नहीं हो रहा है, हम बहुत गलत चीजें, हम बहुत गलत आधुनिकता सीख रहे हैं। और जब हम वहां जाते हैं तब हम अपने समझते हैं कि हमारे पास अभी कितनी अमूल्य विरासतें, सही है। कितने अमूल्य, कितने हमारे मानवीय मूल्य, हमारी परंपरा, हमारी सच्ची आधुनिकता क्या होगी। और हमारी स्त्री, जी हम समूह में जीते हैं उषा जी, हम समूह सही में है। जीते हैं। और पश्चिम व्यक्ति सत्ता, व्यक्ति सत्ता बिल्कुल वो सही। विखंडन, जी तोड़ना, अकेले। और हम वही उन्हीं उन्हीं की नकल पर अंधी दौड़ कर रहे हैं। हम दौड़े पश्चिम से, सीखे बहुत अच्छी चीजें, वो भी हमने इस उपन्यास में लिखा है। तो इस उपन्यास में मैंने जाकर पूर्व और पश्चिम, नई और पुरानी स्त्री, पूर्व और पश्चिमी संस्कृति, हमारे जी मानवीय मूल्य, उनके मानवीय मूल्य, हमने बहुत सराहा भी है उन्हें, जी बिल्कुल, हमने सभी सराहा में भी है। कुछ तो अच्छा ही होती ही है। तो हाँ जी। हाँ, तो इसे लेके सबसे अच्छा मेरे पाठकों ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि 10 वर्ष में पूरा किया ये उपन्यास।
जी, 10 वर्ष अच्छा। लग गए, और जो जो हम्म, इतना कुछ मेरे अंदर इकट्ठा होता गया, और उपन्यास सोचकर मैंने लिखा भी नहीं, मैं तो डायरी लिखती जाती थी। बहुत विकल होती थी, बहुत तकलीफ में होती थी, देखती थी जी। कि बच्चे हैं लेकिन अकेले अकेले स्विमिंग पूल में सब अकेले अपने नहा रहे हैं। वहां पर हम्म, एक बच्चे को भी किसी घर जाना है तो फोन करके, एक तरह से अपॉइंटमेंट लेकर, तो सही। इतनी अकेली, और डिवोर्स इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ की जो वहाँ का समाज बहुत जी, चिंतित है। बच्चे जो वहाँ की भावी संततियां हैं, वो जी, इतनी, जो कहते हैं ना, बीच में जो हिप्पीज आने शुरू हुए थे और बाद में अभी भी, जी, वो जी। खाई अघाई संस्कृति। और मैंने पाया कि हमारे यहाँ संतोषम परम सुखम, हमने इसमें लिखा है कि हमारे जी, अभी फिर से वापस लौटना पड़ेगा उस पिंजरे पिंजरे में बंद हीरामन के पास, जो कि कहता है, जो मिट्ठू तोता, जो संतोषम परम सुखम, जब हम्म, आवे संतोष धन, सब धन सब थोड़ी धन। समान। तो आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास मिलता जाता है, और हम और की इच्छा करते जाते हैं। जीवन में सुख चैन नहीं है, और अंत हम सोचते हैं, कभी छलांग लगाकर, कभी बच्चे सुसाइड करते हैं, कभी जी, तलाक पढ़ने। तो हम कौन सी आधुनिकता ला रहे हैं? तो भारत में अमेरिका आ रहा है। तो सही भारत है। में मैं हमेशा कहती हूँ, अमेरिका जब मैं जाती थी और घूमती थी, बाहर कहीं जाती थी, तो मैं कहती थी, आओ भारत के लोगों, और यहाँ पर भारत बसाओ, बिल्कुल सही, यहाँ बिल्कुल भारत सही। बसे हमारा। लेकिन भारत में अमेरिका न बसे तो ही ठीक है। तो ये चीज सही मैंने कहलाई है एक डच, एक विदेशी के माध्यम से। भारत की बात मैंने भारतीयों के मुंह से नहीं कहलाई है। हम खुद हम्म, अपनी तारीफ करें या खुद हम अपनी बेटी की तारीफ करें, वो बात नहीं है। जब बाहर सही। का, और जो बाहर का व्यक्ति मैं इसमें है, उषा जी, आपको और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि वो बहुत जी, रियल कैरेक्टर है। वो सही है। काल्पनिक चरित्र नहीं है, हाँ, वो हाँ। रियल डच कारपोरेट का एक बड़ा मालिक है, हम्म, एक बड़ी कंपनी का, ऑयल कंपनी का, जो सचमुच जी, भारतीयता को पूजता है, भारत में रहा है वो। और वो कहता जी, है, ये हर उसमें मैं बताती हूँ कि वो कहता है कि नाउ इज द टाइम व्हेन वेस्ट शुड लर्न फ्रॉम ईस्ट, इंडियन वे ऑफ लिविंग, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, एंड इंडियन वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो। आपको हंसी आएगी कि हमारी जो मगिंग वाली, पहाड़े वाली चीज है, जी। हमें किसी इसकी जरूरत थोड़ी पड़ती। तो ये सब हम अपनी चीजों को छोड़कर बढ़ रहे हैं। वही हो रहा है, अपनी हम वेस्ट चीजें, का बहुत कुछ है अंधानुकरण। हमारे पास। जी, देखिए, जी, जी। बस और इसीलिए विदेशों से कितने व्यक्ति आकर के यहाँ रह रहे हैं और भारतीय संस्कृति सभ्यता को अपना रहे हैं। खासतौर से जी, इस्कॉन वगैरह में हम देखते हैं कितने विदेशी ऐसे कई सेंटर्स पे, जहाँ वो पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गए हैं, पूरे उसी तरह से ट्रू, रहते हैं, उसी ट्रू। तरह, और उसको एंजॉय करते हैं, और हम भागते हैं। अब ये हाँ, क्या बताएं, हमको वही है ना कि अपनी संस्कृति या अपने में जो अच्छाई है उसकी पहचान हमें नहीं है नहीं, शायद एक बार ये। ऐसे ही नौशाद जी ने कहा था, जी, किसी नौशाद ने बताया था कि उनसे किसी विदेशी संगीतज्ञ ने कहा कि जी, आपके पास तो संगीत की इतनी समृद्ध विरासत है, आप जी। हमारे संगीत के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो ये इस देखिए, विदेशी सही, ये कहता है ना। तो ये एक, जो कहते हैं, वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना, एंड मच द ग्रीफ माय हार्ट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। तो करेक्ट, ये करेक्ट। तकलीफ थी जो मुझसे दिखा दी गई। और इसका मेक मैं बता दूं, एक वेणु नाम का लड़का है, युवक है, जी, जो कि जाता है, जैसे एक अमेरिका तो सबकी वो है ना, एक चरम डेस्टिनेशन, तो सब पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन, पश्चिम में, तो जाता है। ड्रीम। लेकिन वहां हाँ, जाने के बाद कितनी तरह की समस्याएं, वहां के समाज में अपने आप को स्थापित करना, और कैसे अपनी संस्कृति धीरे धीरे छूटती जाती है, अपने लोग, अपने संबंध, अपने अटैचमेंट्स। और उषा जी, जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है अपने अटैचमेंट्स, अपने रिश्तों, अपने प्रगाढ़ संबंधों का छूटते चले जाना, सही है विखंडित हो ये। जाना। और ये उस बहुत। समाज में आप जुड़ नहीं पाते हैं, ताउम्र नहीं जुड़ पाते हैं। डे टू डे लाइफ बहुत अच्छी है, आप जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं, आपको खुद नहीं पता होता। मैंने हमेशा कहा है कि उपलब्धियों की सूची तो सारे जगह हो रही है, लेकिन नुकसान जो हो रहा है जी, उसका लेखा जोखा, वो भी मैंने इस पुस्तक में
थोड़ा सा दिखाया है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा है कि हम केवल आर्थिक उपलब्धि ज्यादा है उसको देख रहे हैं हम भारतीय एग्जैक्टली। लोग, बाकी मानसिक संस्कृति मूल्य इनका तो बहुत ह्रास हो रहा है। जी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और और जीवन इसीलिए इन्हीं आज से सुखी होने वाला है, जीवन को इसी से सुख, इसी से समृद्धि मिलने वाली है। सही तो है, सही है, ये समझने का समय आ गया है। सही है, सही। और आजकल हम ये भी देख रहे हैं, पर पत्रिकाओं में भी, टीवी प्रोग्राम्स में, सिनेमाज में भी, आजकल जो कुछ भाषा में जो बदलाव या कह सकते हैं बाजारूपन, या भाषा का जी जो एक विकृत रूप सामने आ रहा है, जी। उसको देख के बड़ा दुख होता है। और हमको लगता है कि फिर आज की जो पीढ़ी है उसको हम क्या सिखा पाएंगे, क्या देख पाएंगे ये सब कर, उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं कि किस तरह हम प्रेरित करें आज की पीढ़ी को जो कि जो सही। आपको लगता है, जो आपको जी लगता है वही मुझे भी लगता है। और जी कभी कभी बड़ा अवश्य लाचार भी महसूस होता है। देखिए, जी भाषा का बदलना या भाषा का रूप बदलते जाना, स्वरूप बदलते जाना, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि जी भाषा या परंपरा हमारी एक प्रवाह होती है। लेकिन उस प्रवाह जी में जो कुछ स्वाभाविक रूप से बदलाव आ रहे हैं उतना तो जी ठीक है। लेकिन जो हम साहित्य में या ऐसे भी जीवन में, मतलब एक समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग, जी कुछ, ये देखिए, आप देखिए कि साहित्य में, भाषा में एक बेस्ट सेलर, अब एक बेस्ट बेस्ट सेलर सेलर। चल गया। अब जी उसमें आप मतलब संवेदना पर, साहित्य पर, इस पे नहीं ध्यान कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम कैसे कोई दूर की कौड़ी लाएं। तो मैंने सही, दो चार बेस्ट सेलर लेके देखे, प्रकाशक भी, देखिए साहित्य का बहुत बड़ा बाजार है। वो बाजार बिल्कुल इस बिल्कुल भाषा को, इस भाषा को जो कहते हैं मछली के चारे की तरह फंसा रहा है। तो बिल्कुल हम सही कहा। आप क्या कर सकते हैं? और ये सब पैसे दे के सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ खरीद नाम, रहे हैं, साहित्य सम्मान भी, नाम और भी, सब कुछ। सम्मान, प्रतिष्ठा। साहित्य भी जी आज उसी श्रेणी में आ गया है, जो बहुत जी। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं आपकी ये वेणु की डायरी जी कौन देश को वासी से एक संवाद जो मुझे बहुत अंदर तक छू गया, उसके बारे में जानना चाहूंगी। जो आपने लिखा है, जीवन के सारे सुखों का स्रोत अर्थ है, अनर्थ भी तो ये कहीं गहरे तक छू गया कि ये कितनी बड़ी बात है जो आपने उस परिप्रेक्ष्य में कही है। इसके बारे में आप कुछ बताएंगी? देखिए, ये तो मानी हुई बात है जी कि पैसा आत्मविश्वास का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता है। ये मैंने कभी, जी मेरी एक कहानी थी, टीवी में आई थी, न किन्नी न, उसमें हाँ भी जी कहा हाँ है जी उसने कि मैंने जी उसके, मंजू सिंह ने कहलाया था मुझसे कि पैसा आत्मविश्वास का, तो संस्कृत का एक बहुत बड़ा श्लोक है, आज से नहीं, उस जमाने से है, कई जमाने से, कि जिसके पास पैसा है वही श्रुतवान है, वही सौम्य है, वही सुंदर है, वही नीतिज्ञ है, वही विद्वान है। मानी हुई बात है कि हाँ, पैसा है आत्मविश्वास, लेकिन कहाँ तक, उसका भी एक सीमा होनी चाहिए ना। ऐसा ना है, पैसा साधन है, जैसे सही। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पैसा भी, जी अर्थ भी साधन है, आत्मविश्वास का स्रोत है। लेकिन फिर उस अर्थ को हम अनर्थ में बदल देते, फिर सारे अनर्थ भी पैसे से ही आते। आप ये देख सही लीजिए कि जी सारे सही कहा। अनर्थों का स्रोत भी ये अर्थ ही है। तो मेरा बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। यही मतलब था। वो माँ कहने की कोशिश करती है, क्योंकि जी विदेश में गई उसकी बहू, वो बहुत लालायित है वहाँ की सारी चीजों पर, कि यहाँ पेट्रोल और दूध एक दाम पर मिलता है, यहाँ पर ये अच्छा है, वहाँ होता है इस तरह से। लेकिन माँ समझती है। वो लोगों ने कहा है मुझसे कि ये वेणु की डायरी नहीं है सूर्यबाला जी, ये हम्म। दो डायरियां समानांतर चलती हैं। वेणु की डायरी के साथ साथ माँ की डायरी भी इसमें बिल्कुल अविच्छिन्न रूप से चलती है। तो माँ कहती है कि अर्थ तक तो अर्थवान हो तो ठीक है, लेकिन अनर्थ का स्रोत ना बन जाए पैसा, इतना महत्व हम ना दे सकें पैसे को, सिर्फ ये। सही कहा है कि जहाँ पैसा हमारे दैनिक जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन वहीं वो कई बुराइयों के रास्ते भी खोलता है, बुराई के कई रास्ते। बुराइयों की ओर भी बढ़ते हैं जब पैसा, तो उसका सदुपयोग यदि हमको नहीं आता है तो यही कुछ होगा, गलत जी रास्ते पे चलेंगे, जी। गलत उपयोग होगा। तो बहुत बहुत ही अ, मन बहुत कुछ है आपसे जानने के लिए, समझने के लिए, चर्चा करने के लिए, पर समय की अपनी सीमा है। इसलिए मुझे तो लगता है आपका जो वृहत रचना संसार है, और जो आप जैसी साहित्यकार से चर्चा करना
हमारे पटल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं आपकी जितना आभार प्रकट करूं कम है, लेकिन इस वादे के साथ कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे और आपके रचना संसार से कुछ और रचनाओं के बारे में, कुछ और आपके लेखनी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो दर्शकों, आज इतना ही, और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः होली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आदरणीय सूरीबाला लाल जी को हमारे पटल के साथ जुड़ने के लिए और अमूल्य सूचनाएं और जानकारी देने के लिए और अपनी रचनाओं पर चर्चा करने के लिए तहे दिल से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। शुभ संध्या। मेरा भी धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार, और मुझे भी आपके साथ बैठ कर के चर्चा में बहुत अच्छा लगा। सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं आपकी। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नए व्यक्तित्व को लेकर के, किसी नई विधा को लेकर के, और आप इसी तरह हमारे पटल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे। शुभ संध्या। धन्यवाद। शुभकामनाएं।